कोविड महामारी के दरमियान हमने एक बड़ी समस्या देखी और ये थी बड़े शहरों और मध्यवर्गीय शहरों से लोगों का पलायन। और इसके बीच में कहा यह गया कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे वो कामगार हो या फिर दूसरे किसी काम के लिए दूसरे शहरों से आए हुए लोग, उनके लिए राशन यानी कि 2 वक्त का खाना वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। तो आज समझेंगे कि अगर हमारे देश में एक राशन कार्ड का फॉर्मूला होता और पोर्टेबिलिटी लागू होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। हालांकि देश में अभी इस वक्त 17 राज्य हैं जहां पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है और पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू ये काम शुरू किया गया था। इसमें जो लाभार्थी हैं वो दूसरे राज्य में अपनी पात्रता का 50% तक का अन्न यानी अनाज ले सकते हैं। जो मोटा आंकड़ा है कि देश में करीब 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी एनएफएसए के तहत पंजीकृत हैं और जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 1 से 3 रुपए किलो की दर पर 5 किलो का सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है सरकार की ओर से। हाल ही में जो समस्या सामने आई उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा भी था कि क्या यह मुमकिन है कि पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था को हम लागू कर पाए। तो आज समझेंगे असल में एक राशन कार्ड की व्यवस्था है क्या और जो कुछ राज्यों में हमने शुरू किया लेकिन सरकारों की ओर से उसका अनुभव क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और अगर इसे पूरे राज्य में लागू करते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे और हमें किस तरीके से आगे का रास्ता तय करना होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सुधांशु पांडे जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। वृंदा स्वरूप जी है, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वृंदा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, नमस्कार। संदीप दास हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं ICRIER से और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के मसलों पर खास पकड़ रखते हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। थैंक यू। शुरुआत में सुधांशु जी आपसे ही करना चाहूंगा कि अगर हम मौजूदा दौर को देखें तो कई एक्सपर्ट यहां तक कि कोर्ट की ओर से भी कहा गया, एक सुझाव के तौर पर ये बात आई कि क्या मुमकिन है कि हम पूरे देश में किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले का कोई भी व्यक्ति हो और वो किसी दूसरे राज्य में अगर मौजूद है तो वहां पर वो खाद्यान्न का लाभ, पीडीएस स्कीम का लाभ ले सकता है। ये इस वक्त हालत क्या है, देश के किन राज्यों तक ये सीमित है या जो हमने शुरू की है स्कीम वो कहां तक पहुंची है? जी देखिए, इसको जो आपने सवाल उठाया है इसके 2 पहलू हैं। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है जो इस पूरी समस्या के दौरान उभर करके आया है वो ये है कि डाटा का, सही डाटा का की अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, किस प्रदेश में कितने लोग कहां से आए हुए हैं, कहां रह रहे हैं, ये सब डाटा हमारे पास बहुत ऑथेंटिक डाटा निकल करके ये बात आई कि नहीं अवेलेबल था। अब अगर हम दूसरा पहलू जो आए कि इस समस्या को हल करने में वन नेशन वन कार्ड कितना कारगर साबित हो सकता है, तो ये एक्चुअली बहुत सारी समस्याओं का समाधान है अगर इस कार्ड को हम बाकी और भी प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स पास ऑन करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। इसकी बुनियाद जो है वो करीब 6 साल पहले डाली गई थी और जब राशन कार्ड्स का कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ, डिजिटाइजेशन शुरू हुआ और आज की तारीख में 100% आपके राशन कार्ड जो हैं वो डिजिटाइज हो गए हैं। उसके बाद उनकी आधार सीडिंग की गई राशन कार्ड्स की। 90% के करीब आपके राशन कार्ड जो है वो आधार सीडेड हैं, आधार से लिंक हो गए हैं और उन कार्ड्स के ऊपर जो बेनिफिशियरीज होते हैं करीब 85% बेनिफिशियरीज भी उससे लिंक किए जा चुके हैं बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू। इस समय हमारे देश में करीब 5.4 लाख करीब जो है फेयर प्राइस शॉप्स हैं। ये दूसरा एंड है जहां पर इस सुविधा को आपको ले जाना है। तो उन सारी की सारी फेयर प्राइस शॉप में भी ये सुविधा हो कि वहां पर जब कोई भी व्यक्ति जाए तो वो
ऑथेंटिकेशन से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से राशन को ले सके। तो इन सारी फेयर प्राइस शॉप में से अभी 90% जो है फेयर प्राइस शॉप्स का जो है वो इस पूरे सिस्टम में जो है वो कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस में इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट था उसमें कवर कर लिया गया है। अभी 10% बकाया है। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इस समस्या के दौरान एक चीज हमें देखने में आई कि जो ये 17 प्रदेश हैं जहां पर ये सुविधा अवेलेबल है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समस्या आई कि बहुत से राज्यों ने, जिनके पास ये व्यवस्था मौजूद थी, वो उन्होंने इन्फेक्शन के डर को देखते हुए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को सस्पेंड कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर आज भी वो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहे हैं। और वहां पर 100% बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो अब जो हमारा प्रयास है, कल मैंने करीब 24 राज्यों के साथ बातचीत की, उनके जो वरिष्ठ अधिकारीगण थे उनसे चर्चा हुई और हमने कहा कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये व्यवस्था जो बनी है, एक तो इसमें जो गैप्स अभी अवेलेबल हैं, कहीं पर ईपॉस नहीं है फेयर प्राइस शॉप में, जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है मशीन जिसके ऊपर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है, कहीं पर आधार से सीडिंग नहीं हुई है राशन कार्ड की, या बेनिफिशियरी का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिंक नहीं हुआ है। तो जहां जहां पर ये गैप्स हैं इनको आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद ये दिमाग में लोगों के बहुत रहता है कि ये चलेगा कैसे। इसमें बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ जिस भी प्रदेश में आप गए हैं वहां की किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे आप चले जाएं और आप वहां पर अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उस फेयर प्राइस शॉप पे आपके राशन के सभी डिटेल्स खुद ब खुद आ जाएंगे। और अगर आप स्वयं का राशन उस प्रदेश में लेना चाहते हैं तो आप अपना वहां से इशू करवा सकते हैं और बाकी आपके परिवार के लोग जो आपकी होम स्टेट है वो वहीं से राशन लेते रहेंगे। ओके, एक सुधांशु जी, इस पूरी जो समस्या के बीच में अगर कोई ऐसा आंकड़ा हो कि जिन राज्यों में ये व्यवस्था थी, यानी कि इन 17 में से ऐसे कई राज्य थे जहां पर पलायन की समस्या सामने आई, वहां पर इसका कितने फीसदी लाभ, यानी कि कितना अधिक अतिरिक्त खाद्यान्न वहां पर हम कहें कि दे पाए लोगों को, कोई इस तरह के आंकड़े अब तक आ पाए हैं या फिर बहुत ही मामूली ये संख्या है? ये बहुत ही मामूली संख्या है, ये सिर्फ सैकड़ों में है। लेकिन ये इस व्यवस्था के थ्रू राशन नहीं दिया गया, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध था एफसीआई के गोडाउन्स में और फेयर प्राइस शॉप्स में, तो 2 स्कीमों के तहत लोगों को खाना राशन दिया गया है। एक जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं OMSS, तो उसमें जिन भी एनजीओज ने राशन मांगा है, जो लोगों को कुक्ड मील सर्व कर रहे थे, उन सबको दिया गया। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स ने राशन अतिरिक्त लेकर के उसको अपनी तरफ से सब्सिडाइज करके और लोगों को पहुंचाया। तो राशन की कमी एज सच नहीं हुई, लेकिन व्यवस्था में सुधार की बहुत गुंजाइश है। संदीप, ये देखिए कितना मैं कहूं कि एक अजीब सा है जब हम सुनते हैं कि 12 राज्य, 17 राज्य, यहाँ पर मैं देख रहा था नंबर्स, करीब 12 राज्य या फिर यूनिटेटीज थी जहां पर इसका फायदा उठाया जा सकता था। वहां पर स्थानीय प्रशासन अगर चाहता, लोगों को अवेयर करता, लोगों को समझाता, तो शायद इतनी ज्यादा जो मैं कहूं कि रिवर्स पलायन वहां पर दिखा, माइग्रेशन, शायद उसका सामना नहीं करना पड़ता। कैसे देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को और इसे जमीन पर उतारने के बीच में? ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ी सी कहीं खामी है जिसको अगर सुधारा जाए तो एक बेहतर विकल्प के तौर पर हम खड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ देयर आर 2 एस्पेक्ट। वन इज द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, जो कि सारे ईपॉस मशीन, सारे राशन कार्ड सेटिंग 100% जब हो तभी इसको 1 राशन कार्ड हो सकता है। सारे ईपॉस मशीन को आपको जोड़ना पड़ेगा। बट सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इज दैट आपको एसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोविड वाला एक होपफुली हम लोग कोविड से जूझ लेंगे 6-7 1 साल के अंदर। बट हम लोग का जो सीजनल माइग्रेशन होता है, सपोज यूपी से पंजाब जाता है, तो सीजनल माइग्रेशन कैसे आप स्टडी करेंगे? यूपी से महाराष्ट्र जाता है,
आज तो मतलब जब आप माइग्रेशन का अभी देख रहे हो जो ट्रेंड, ऑल अक्रॉस कंट्री पीपल आर ट्रैवलिंग, मतलब कोई भी स्टेट से, फिर पंजाब से भी लोग राजस्थान काम करने जा रहे हैं। तो उस मामले में आपको एक माइग्रेशन का सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ फूड गेन का भी सवाल आता है। अगर पंजाब में आपको एक्स्ट्रा एलोकेशन देना है 4 महीने के लिए, उस हिसाब से कोई स्टडी करके तभी दे सकते हो। अचानक अगर लोग ज्यादा मांग लेंगे राशन, अभी कोविड का सीन है, वो अलग चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है। तो वो चीज जब पूरा अगर फुल्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो उसको स्टडी करने की जरूरत है, सीजनल माइग्रेशन। क्योंकि एक परिवार में 4 लोग हैं, 2 माइग्रेट करते हैं, 2 रह जाते हैं, वो भी 2 लोग 6 महीने के लिए माइग्रेट करते हैं। तो 6 महीने के राशन वो कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र देंगे या पंजाब में देंगे या हरियाणा में देंगे? तो वो माइग्रेशन पैटर्न करेंगे तभी वो ग्रेन एलोकेट आप कर पाओगे। तो मैं यही सोच रहा हूँ सबसे क्रिटिकल पार्ट ये है, और जो पहले बताया मैं टेक्नोलॉजिकल पार्ट, 100% इंटीग्रेशन होना चाहिए बेसिकली ऑफ ईपॉस मशीन्स और बेनिफिशियरीज, राशन कार्ड सीडी। मैं इस पॉइंट पर आऊं कि उससे पहले वृंदा जी, कि जिस तरीके का सिनारियो बना, भले ही चाहे वो कोविड महामारी के दरमियान हो या फिर सीजनल, जिसकी बात संदीप कर रहे हैं, जिन राज्यों में ये व्यवस्था है, कम से कम वहां पर इसका फायदा हमें ऐसा लगता है कि शायद वो लोग नहीं उठा पाए, या वो लाभ उसका उन लोगों को नहीं मिल पाया जो वहां पर मौजूद थे, जो शायद इसके चलते अपने घरों की तरफ लौटने को विवश हो गए। आई थिंक इसमें जैसा कहा गया सेक्रेटरी फूड ने भी, कि अभी भी इस टाइप ऑफ डेटा की कमी है, जिससे कि आप इसको प्लॉट कर पाए कि कितने लोग यहाँ राशन के लिए रजिस्टर होंगे। तो कोई हमको प्रोटोकॉल्स अभी भी बनानी होंगी जिससे ये फैसिलिटेट हो जाए कि अगर मैं माइग्रेंट लेबर हूँ, मुंबई में काम कर रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, या जैसे सुधांशु ने कहा कि संदीप ने कहा कि एक रेगुलर माइग्रेशन जैसे होती है, बकरवाल लोग जो है वो जम्मू की घाटियों से जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ से उतरते हैं। कोई बड़ी प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स भी हैं और कुछ ऐसी अचानक जैसी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसमें हमें प्रोटोकॉल की जरूरत है जिससे कि हम रजिस्टर कर पाए। अगर मैं 3 महीने के लिए भी मुंबई आया हूँ काम करने के लिए, तो मुझे कोई एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे मैं अपने रजिस्टर कर लूँ। अब इसमें राज्य सरकारों को ये बनाना पड़ेगा, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आके रजिस्टर हो गया तो मुझे इस राशन शॉप से तो मुंबई के सबसे करीब जगह से मुझे मिल जाएगा, मगर मेरा जो गांव का है वहां पे मेरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल्स टेक्नोलॉजी भी बना सकती है, मगर इनमें राज्यों को थोड़ा अपने सिस्टम्स को और प्रोटोकॉल इसकी बनानी पड़ेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि विकल्प भी सोचा जा सकता है कि अगर ऐसी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है या कोई एनविसाज करता है कि मुझे जाना होगा कहीं कामकाज के लिए, धंधे के लिए, कहीं भी देश में, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हम ये भी विचार कर सकते हैं कि हम ऐसे कार्ड्स उनको बनाएं जिससे वो ऑटोमेटिक लॉगिन उसका उस राशन शॉप पे हो जाएगा और टेक्नोलॉजी उसको उठा लेगी कि अब ये यहाँ रजिस्टर हो गया, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। और उतना ही, जैसा कि संदीप ने कहा भी, कि वहाँ का एलोकेशन फिर भारत सरकार उतना उस राज्य में बढ़ा देगी, क्योंकि वो राज्य अतिरिक्त मांगेगा। राज्यों के पास भी ये सूचना नहीं होती कि हमारे पास कितना माइग्रेंट आया हुआ है। सो ये प्रोटोकॉल्स हमें और दुरुस्त करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी है और मेरा ख्याल है ये संभव भी है। सुधांशु जी, 2 सवाल, क्योंकि कई सारे दर्शकों ने जो भेजा है कि पहली ये कि जब हमने इसको आधार लिंकेज किया है और परिवार का कोई मुखिया किसी दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाता है और बाकी सदस्य अगर अपने गांव या अपने जिले पे हैं, ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान अभी है और क्या इसे और ज्यादा, मैं कहूँ, इसके दायरे को बढ़ाने की जरूरत है फैमिली के लिहाज से, इंडिविजुअल के लिहाज से? आपके सवाल में 3-4 सवाल छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर हेड ऑफ द फैमिली भी मूव करता है तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो सिर्फ अपना राशन जहां पर जा रहा है वहां लेना चाहेगा, और अगर वो बाकी परिवार उसका घर पे ही है तो उनको वैसे ही मिलता रहेगा। जैसा मैडम वृंदा स्वरूप जी ने कहा कि प्रोटोकॉल बनाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, संदीप जी ने जो सवाल उठाया था
कि राशन की एलोकेशन की कमी कहीं इस व्यवस्था के बीच में ना आए। आज की स्थिति ऐसी है, और मुझे निकट भविष्य में भी जो डाटा है वो ये बताता है कि एलोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स में एफसीआई के डिपोज हैं उसमें हमारे पास बफर से रफली 2.5 गुना ज्यादा राशन अवेलेबल था, और वहीं से हम अभी भी जो है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब हम 3 महीने का फ्री राशन दे रहे हैं, वो हम उन्हीं डिपोज से सर्विस कर रहे हैं। तो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, इसका नंबर जो विभिन्न आंकड़े आए हैं उनसे करीब लग रहा है कि ये 6 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। ये प्रोजेक्शंस हैं, बहुत दुरुस्त नहीं हो सकते, लेकिन इसी के आसपास। लेकिन करीब 8 करोड़ की आबादी जो है वो इंट्रा स्टेट माइग्रेटरी भी है, विद इन स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो ये जो वन नेशन वन कार्ड है, इसमें इस बार समस्या के दौरान क्या हुआ कि जो इंट्रा स्टेट माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी वही थी, कोई मतलब उसमें पोर्टेबिलिटी चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे इंटर स्टेट हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी थी। लेकिन जो प्रोटोकॉल की और अवेयरनेस की बात यहाँ पर आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आज की व्यवस्था तो ऐसी भी बनाई जा सकती है कि आपको, जैसे आपको एयरलाइन का टिकट आता है अपने मोबाइल के ऊपर, तो आप जैसे ही रजिस्टर अपने आप को करें तो भविष्य में ये भी व्यवस्था हो सकती है कि आपका टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड लोकल जिस जगह पर आप माइग्रेट किए हैं, वो जितने पीरियड के लिए आपने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा, उतने पीरियड के लिए आपका फोन के ऊपर आ सकता है। वो व्यवस्था आज टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी, कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिए, ये भी व्यवस्था हो सकती है कि जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है नॉर्मल टाइम्स में, चूंकि वो काम करता है वहां पर, तो हो सकता है कि राशन में ना इंटरेस्टेड हो, वो इंटरेस्टेड हो कि मुझे पैसा मिल जाए, तो उसको डीबीटी भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। ये तमाम संभावनाएं हैं जो मुझे लगता है कि जब चर्चा होगी, इस समय हमने स्टेट्स के साथ बहुत इंटेंस इंटरेक्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि वीकेस्ट लिंक अभी जो है वो ये है कि टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन जागरूकता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। और इसके बहुत अहम पॉइंट जो आपने कहा कि स्टेट के लेवल पर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर जो एक बड़ा चैलेंज जिसका जिक्र वृंदा जी कर रही थी कि रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में अगर कोई शख्स नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए पहुंचता है, रजिस्ट्रेशन को अगर हम जब तक अनिवार्य कंपल्सरी नहीं करेंगे तब तक शायद इस तरह की स्कीम का फायदा वो राज्य उन लाभार्थियों को नहीं पहुंचा सकता। इसको लेकर कहीं कोई आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई चर्चा के बाद कोई फॉर्मूला निकलता दिख रहा है? इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, और इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यही है, डाटा जो मैंने सबसे शुरू में आपको बताया। और इस समस्या ने जो चैलेंजेस सामने लाए हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए डाटा की कितनी महत्ता है वो सबको समझ में आया है। तो इसलिए आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध है, उस डाटा को एनालाइज करना, उससे वेरियस सॉल्यूशंस और ऑप्शंस देना, ये आज बहुत साधारण है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए लोगों को प्रोटोकॉल एक देना, उसका उनको जानकारी होना, क्योंकि अभी भी बहुत गलतफहमियां लोगों के दिमाग में थी कि अगर मैं जाऊंगा नई स्टेट में तो मुझे राशन लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जबकि वो बात नहीं है। आपको सिर्फ फेयर प्राइस शॉप की ईपॉस मशीन पे अपना ऑथेंटिकेशन करना है, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट कानूनी तौर पे नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड आपका डिजिटाइज्ड है, बना हुआ है, उसमें सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपसे कोई कागज नहीं और मांगा जाएगा। लेकिन ये पता नहीं था लोगों को। जब स्टेट के अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई तो उनकी जानकारी से मुझे ये लगा कि ये जानकारी नहीं है, तो हमने उनको सुझाव दिया है
कि कुछ स्टेट्स में जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनके इंटरव्यूज लेकर के उन्हें आप पॉपुलराइज करिए। कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है तो, और बहुत साधारण तरीके से किया है, तो उनको पॉपुलराइज करना, उन सक्सेस स्टोरीज को दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वृंदा जी, यानी मैं कहूं कि देश उस मोड पर जा चुका है जहां पर एक किसी भी शख्स के लिए राशन कार्ड है, किसी भी राज्य जिले में पहुंचता है, सिर्फ उसको फेयर शॉप पर पहुंचना है, रजिस्टर्ड करना है, और सिर्फ इस सिस्टम को हमें अवेयरनेस के थ्रू, चाहे वो ऑफिसर लेवल पर हो, ग्राम पंचायत लेवल पर हो, ये संदेश देना है, या इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है आपको लगता है? मेरा ख्याल है ये जैसा कहा गया है कि अवेयरनेस तो जरूरी है ही, इसका प्रचार प्रसार जितना हो उतना ही कम है, क्योंकि और हमको इसकी बड़ी टारगेटेड प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, स्पेशली वो ग्रुप्स, वो कम्युनिटीज, वो लोग जो माइग्रेशन करते हैं, और टेम्पररी हो चाहे लंबे अरसे की भी हो। एक बात तो ये है। दूसरा बात इसमें ये है कि ये भी इनको एहसास दिलाना है, जो हम करते आ रहे हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकार भी करती है, कि ये आपका हक का है। आप अपने गांव में हो तो भी आपका हक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये इतना आपको देय है, तो आप इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं और वहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर आप जिस जगह हैं वहां आपको एनेबल कर दिया गया है। तो ये बहुत जरूरी है उनको कि ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, ये आप कहीं भी हो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा मेरा ख्याल है जो विचार हो सकता है वो ये है कि इसमें थोड़े रूल्स में हम परिवर्तन अगर ला के ये भी लायबिलिटी कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, अगर बड़ा एम्प्लॉयर है, जैसे ये माइग्रेंट्स का जो वर्कर्स का जो सिलसिला छिड़ा है कोविड के दौरान, ये इसमें कुछ लायबिलिटीज एम्प्लॉयर्स की भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपने किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय किया, उसकी आप ये फैसिलिटेट करिए रजिस्ट्रेशन विद द लेटेस्ट विद द नियरेस्ट उसकी जो फेयर प्राइस शॉप है। तो कुछ इसकी कम्युनिटी एम्प्लॉयज कुछ ऐसी लायबिलिटीज लगानी होंगी। और जैसे हमारी माइग्रेंट कम्युनिटीज होती हैं जो हर्ड्समैन होते हैं या बकरी चराते हैं या गाय चराने वाले, उनके लिए भी हम जहां प्रधान जिसकी सरहद में वो आए, वहां के प्रधान, वहां की जो मुखिया हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी कर सकते हैं कि भाई अगर कोई तुम्हारे यहाँ आता है, प्रवेश करता है, तो उसकी आप अपने फेयर प्राइस शॉप पे महीना भर से ज्यादा रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। तो ये लायबिलिटीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं कम्युनिटी की, थोड़ी लीडरशिप की, थोड़ी एम्प्लॉयर्स की, जिससे कि ये बहुत से गरीब अनपढ़ लोग भी इधर उधर होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, तो उनको कोई मददगार मिल जाएगी। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से दायरा हम देख रहे हैं, भले ही आज 17 राज्य हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सुधांशु जी ने जो अब चार्ज संभाला उसके बाद ये दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा और बहुत जल्द हम शायद देख पाएंगे कि पूरे देश के तमाम राज्य इसमें समाहित होंगे। ये जो पोर्टेबिलिटी का मिशन है, कुछ और ऐसे सुझाव आपको लगता है संदीप, लगता है अगर इसमें एड ऑन कर दिए जाए? आप लोग का साथ एक खबर पढ़े होंगे, एक खबर पढ़े होंगे 2-3 दिन पहले आया था कि इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरिया इज मोर देन द अर्बन सिटीज। समझ, तो ये बड़ा एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये आप नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नेट नहीं है। मुझे याद है 2-3 साल पहले तक कुछ राजस्थान में कुछ जगह पे जैसे ईपॉस मैसेज काम नहीं करता था, लोग बोलते थे देखो ये तो फेल्योर हो गया। वो कुछ अखबार में रिपोर्ट भी आए थे, बट तभी भी मैं बोलता था कि इतना बड़ा कंट्री में 1-2 केसेस हो सकता है, बट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंटरनेट है, तो इसको है इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। जो 2014 से सिलसिला शुरू हो रहा है पीडीएस रिफॉर्म का, तो ये अगर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसी माइग्रेंट लेबर के पास एटीएम कार्ड है, वो पैसा निकालता है कहीं से, उसी माइग्रेंट के बेसिकली बल्क एम्प्लॉयमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और वो, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी, जैसे मैडम ने बोला कि लाइबिलिटी उसको होना चाहिए, वैसे मतलब बल्क एम्प्लॉयमेंट होता है लेबर का। एक अकेला आदमी एम्प्लॉय नहीं होता, एक बल्क एम्प्लॉयमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो, कहीं भी सेक्टर में हो, तो वहाँ वो लाइबिलिटी बने कि वो इंश्योर करे कि इसका जो कार्ड बने उसको ग्रेन मिले। तो आई थिंक इट्स ए वेरी एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव फ्रंट। मुझे लगता है 1 साल के अंदर इसका फल देखने को मिलेगा। मे बी आखिर में सुधांशु जी, मैं 2 सवाल हैं दर्शकों की ओर से। एक पहला सवाल कहूँ या सुझाव कहूँ, एक दर्शक लिखते हैं कि जब हम किसी लेबर को घर में या फैक्ट्री में काम के लिए रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, क्यों ना
पीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देना चाहिए अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रखता है। जी जी, सुझाव है उनका। देखिए, ये जी। तो जैसा मैडम ने कहा कि ये तो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है राइट है, राशन आपका जो मिलना चाहिए आपको, वो आपका अधिकार है। तो उस अधिकार को मजबूत करने की जरूरत है, उसके लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिससे कि मैं अपने अधिकार को के लिए असर्ट करूं। और दूसरा एक सवाल यह है, लिखते हैं कि जिन राज्यों में अभी ये मुमकिन नहीं है व्यवस्था, क्या वहां पर भी किसी आपातकालीन स्थिति या महामारी के समय या भुखमरी के समय वहां पर जो लोग कामगार हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं? इसके लिए राज्य सरकार स्पेशल परमिशन के साथ इस काम को बढ़ा सकती है? देखिए, राज्य सरकारों ने, जैसा मैंने कहा, इस समस्या के दौरान उन लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाए। कुछ स्टेट्स ने डिस्ट्रेस फूड कूपन का भी प्रोग्राम चलाया, उन लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अगर वो इसको लागू कर रहे होते तो शायद जो अलग से उन्हें प्रोग्राम चलाने की जरूरत महसूस हुई वो नहीं करनी पड़ती। अब अगले अगस्त तक, 3 महीने के बाद, हमारी कोशिश है 3 और राज्यों को हम कवर करेंगे। तो ये नंबर 17 से बढ़ के 20 हो जाएगा। और इसके बाद 23 राज्यों तक हमारा जाने का अगले 3 महीने और बाद का प्रोग्राम है। और कोशिश है कि अगले साल अप्रैल 2021 तक हम जो है सभी राज्यों को कवर करें। चलिए, आखिर में एक सुभाष जी, कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसा आप हमारे जो व्यूअर हैं उनके जरिए कोई संदेश देना चाहते हो किसी खास वर्ग को? सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए, एम्प्लॉयर वर्ग है। अगर एम्प्लॉयर्स जो है वो ये जिम्मेदारी महसूस करेंगे कि उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उनको राशन के लिए रजिस्टर करवाने में, फैसिलिटेट करने में जो भी दिक्कतें हों, उसमें वो एज ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर अगर हेल्प करेंगे तो मेरे ख्याल से ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आपका, और वृंदा मैम आपका, और संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही अहम मसले पर चर्चा करने और मैं कहूँ कि अवेयर करने के लिए। जैसा सुधांशु जी ने कहा, और शायद बहुत ज्यादा दर्शकों की ये जानकारी नहीं है कि 17 राज्यों में जो आपका राशन कार्ड है वो पोर्टेबल है, यानी कि आप किसी भी राज्य में जाकर उसका फायदा ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिन कमजोर हैं, आपके पास इनकम कम हुई है, तब भी आपको राशन सरकार की ओर से मिल रहा है अगर आप उसके पात्र हैं, और उसका लाभ लीजिए। और ये बात दूसरे लोगों को, अपने साथियों को बताइए अगर वो किसी दूसरे राज्य में जॉब करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप तीनों का बहुत